Namaskar. Hi everyone, this is Esther Minoe. Welcome to my channel, The Pure Soul Astrology. शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। वो अपनी मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस में आ गए हैं। मैं हर लगन के लिए प्रेडिक्शन करूंगी। उसमें मैं शनिदेव जिस नक्षत्र से गोचर करेंगे हम वो भी देखेंगे। आने वाले टाइम में जुपिटर भी अपनी प्लेसमेंट बदलेंगे। वो पाइसिस में, फिर वो एरीज में चले जाएंगे, हम वो भी देखेंगे। राहु जहाँ ऑलरेडी बैठे हैं वो हम उसको भी कैटर करेंगे। तो मैं आपको शनिदेव का ओवरऑल पिक्चर हर लग्न वालों के लिए क्या रहने वाली है एज पर नक्षत्र वो बताऊंगी। रेमेडीज भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। अपना चार्ट साथ में खोल लीजिए, बना लीजिए चार्ट, आपका अपना पर्सनल चार्ट, कहाँ उसकी प्लेसमेंट्स है प्लैनेट्स की वो भी लिख लेना, ताकि आपको जब मैं जो बोलूँ वो समझ आए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है हमको कि लग्न क्या है। लग्न वो होता है जो आपका असेंडेंट होता है, फर्स्ट हाउस। अगर आपका मेष लगन है, एरीज लगन है, तो 1 नंबर लिखा है मेष के लिए, 2 नंबर लिखा है टॉरस के लिए। तो ये तो आपका लगन हो गया, जहाँ आपका मून प्लेस है। अगर आपका मून 1 नंबर में लिखा है तो वो आपकी राशि मानी जाएगी, और अगर 2 नंबर में मून लिखा है तो वो आपकी मून राशि मानी जाएगी। 3 नंबर में अगर आपका मून है तो आपकी मिथुन राशि मानी जाएगी, यू विल बी जेमिनी राशि। और असेंडेंट को हम कहेंगे जो हमारे फर्स्ट हाउस में जो भी राशि लिखी होगी 1 से लेकर 12 तक, दैट विल बी आवर लग्न। तो देखिए, रिजल्ट हमको दोनों तरह से मिलता है। लग्न का मतलब हम हमारी खुद की बॉडी है, यानी कि हम है। मून साइन जो है हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, सोच है हमारी। तो डे टू डे एक्टिविटी के लिए मून को देखा जाता है। और अगर आपको ओवरऑल इतने लंबे पीरियड के लिए अगर कुछ प्रिडिक्ट करना है, मैं तो आपको जैसे 2.5 साल के लिए शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि अब एरीज के लिए शनिदेव 11वें भाव में गोचर करेंगे, वहाँ से गुजरेंगे। हम 2.5 साल के लिए कह रहे हैं, लेकिन उस 2.5 साल में एक जैसे रिजल्ट तो मिलेंगे नहीं। शनिदेव अपने नक्षत्र बदलेंगे, शनिदेव पे दृष्टियाँ अलग आएंगी प्लैनेट्स की। तो वो जब हम देखते हैं तो वो हम चंद्र राशि से देखते हैं। तो इसीलिए लग्न से समझना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि एक एक प्लैनेट का राशि से अगर हम बात करें तो बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना। और अगर मैं सिंपली प्रिडिक्ट कर दूं कि चंद्र राशि से ये फल मिलेंगे, नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको मैच ही नहीं कर पाएंगी। तो आपको अपने लगन से, और अगर आपका 1 नंबर लिखा है तो यू आर एरीज असेंडेंट, और अगर वहाँ मून लिखा है तो आप एरीज मून, तो आप इनको दोनों तरह से समझ सकते हैं। तो आपको फिर भी आपको लगेगा कि हाँ, कुछ हद तक रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जब नक्षत्रों की बात आ जाएगी तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा रिजल्ट। जैसे आज हम बात करें कि आज जब शनिदेव ने अपनी राशि परिवर्तन किया है, तो शनिदेव 17/1/23 से 13/3/23 तक, आज से लेके 13 मार्च 2023 तक ये रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। ठीक है, ऑलरेडी चल रहे हैं, तो अब राशि परिवर्तन के साथ साथ भी धनिष्ठा में ही रह रहे हैं। ये 23rd नक्षत्र होता है हमारे नक्षत्रों के, जो हमारे है उसमें काउंटिंग में। और इसके जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं मंगल, मार्स, और जिसका गुण होता है वो होता है दानव का गुण। तो अब आप देखिए, शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में बैठकर मुंडेन के लिए मंगल के रिजल्ट्स देंगे। मंगल फायर, 2 दिन पहले ही आपने अभी सुन लिया, एक ट्रेजेडी हो गई, प्लेन क्रैश हुआ नेपाल में, सब लोग मारे गए। तो ये तो हुआ धनिष्ठा में मुंडेन सैटर्न का रिजल्ट। अब बात करते हैं कि मंगल इंडिविजुअल कहाँ बैठा है आपके चार्ट में, किन हाउसेस का लॉर्ड है, आपको वो उसके रिजल्ट देगा। आपके घर में आग नहीं लगा देगा, सब लोग तो नहीं प्लेन क्रैश में मारे जाएंगे ना। सो दैट इज हाउ थिंग्स गेट डिफरेंट। शनिदेव क्या है? कर्मा है, हमारे कर्मों का फल है शनिदेव। हम पास्ट लाइफ में जो कर्म करके आते हैं, इस जन्म में उसके हमें फल मिलते हैं कुछ हद तक। शनिदेव जिस राशि में बैठते हैं, फ्रेंडली साइन,
मूल त्रिकोण साइन, ओन साइन, एग्जॉल्टेड साइन, वहाँ तो शनिदेव आपकी प्लेसमेंट अच्छी मानी जाएगी। हाउसेस का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बट राशि का भी पड़ता है, दोनों का ही मिलके पड़ता है बेसिकली। 7 नंबर में एग्जॉल्टेड है, तो 1 नंबर में शनिदेव अगर आपकी राशि में आ गए, आप एरीज असेंडेंट हैं और शनिदेव आपके लगन में ही बैठ गए, तो आपका तो शनिदेव नीच का हो गया। तो सोचिए उसके रिजल्ट आपको इस जन्म में मिलेंगे, जो आपने पिछले जन्म में जो जो कर्म किए हैं आपने खुद किया। यहाँ फिजिकल बॉडी आपके सेल्फ के साथ में, आपके शरीर के साथ में बहुत कुछ आपकी होगी चीज़ें। मून कहाँ बैठा वो भी मायने रखेगा। तो इस तरह से शनिदेव की प्लेसमेंट बहुत मायने रखती है जब हम सैटर्न की प्रेडिक्शन करते हैं कि सैटर्न का अब इन 2.5 सालों में क्या आपको फल मिलेगा। शनिदेव आज जब इन्होंने अपना ट्रांजिट लिया है एक्वेरियस साइन में, तो ये 28/3/2025 तक यहाँ रहने वाले हैं। अब एक्वेरियस साइन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 11वां भाव है, जो शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है और 11वां भाव लाभ का माना जाता है। हम बहुत कुछ अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन अच्छा सोचने के लिए आपको ये देखना होगा कि आपका पर्सनल शनिदेव की जो पोजीशन है वो कहाँ बैठी है। अब शनिदेव यहाँ से बैठकर 3 दृष्टियाँ हैं शनिदेव की, यानी कि एरीज पे, लियो पे और स्कॉर्पियो पे शनिदेव की दृष्टि होगी। वो जहाँ से भी बैठेंगे, अब ये आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है असेंडेंट से कि वो शनिदेव की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि किन किन घरों पर पड़ेगी। शनिदेव की दृष्टि का मतलब है चीज़ों को डिले करना, उनकी चीज़ों को कमी कर देना। बैठेंगे जहाँ, वहाँ तो बढ़ा देंगे चीज़ों को। तभी कहते हैं कि एक्वेरियस में आए हैं तो लाभ की गुंजाइश ज़्यादा है सबके लिए। सबको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है क्योंकि ये लाभ भाव में बैठ रहे हैं आके। तो नेचुरली मेरे एरीज के लिए तो 11th हाउस लाभ भाव का है, उनके काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी, और शनिदेव वहाँ आके बैठे तो उनको तो फ़ायदा ही होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हर लगन के लिए शनिदेव का क्या फल मिलेगा। अगर हम यहाँ पर मेष राशि की बात करें तो ये एरीज साइन है, तो शनिदेव आपके 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव के लिए ये इसका मूल त्रिकोण राशि है, इनका स्वयं का भाव है। एक बात बोली जाती है कि कोई अपने घर को खराब नहीं करता, तो यही बात यहाँ पर लागू होगी कि शनिदेव मूल त्रिकोण की राशि में होकर लाभ भाव में बैठकर अपने घर का नुकसान नहीं करेंगे। तो यानी कि मेष राशि वालों के लिए लाभ का समय है, डेफिनेटली है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब शनिदेव यहाँ से 3री दृष्टि जो मैंने बोला था कि ये 1 नंबर राशि पर डालेंगे, तो ये इनका 1st हाउस ही पड़ता है, 1st हाउस पड़ता है। लेकिन शनिदेव जहाँ देख रहे हैं वो इनकी नीच राशि है, क्योंकि शनिदेव 1 नंबर में नीच यानी कि डेबिलिटेड हो जाते हैं। तो इस घर से अब आपको थोड़े से जो इफ़ेक्ट्स हैं वो खुद के लिए जो है वो इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। आप जो सोच रहे हैं आपके कामों में डिले होनी शुरू हो जाएगी, अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव यहाँ से राहु पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। राहु बैठे हैं ना यहाँ पर, और राहु का काम क्या है कि चाहता तो वो बहुत बड़ा है लेकिन जल्दी चाहता है, और जल्दी के चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ गलत स्टेप्स ले लेते हैं, तो वो आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव की पोजीशन ले आता है कि अभी ये किया, अच्छा ये नहीं, अब हम ये करेंगे। तो वो क्या हो गया, आपका एक लाइफ का जो पैटर्न है इसमें कुछ ना कुछ आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। अब देखिए शनिदेव ने यहाँ से आपके 7th एस्पेक्ट डाली 5th हाउस पे। अब ये राशि देखा जाए तो ये राशि भी सन की है, और सन और सैटर्न जो है वो आपस में फ्रेंडली नहीं हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं आप समझ लीजिए कि उनको आपको मिलेगी थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टडीज़ में। आप ब्रेक ले सकते हैं 1 साल का। कभी कभी जो स्टूडेंट्स होते हैं 12th के बाद में, जो कोई तैयारी कर रहे होते हैं किसी ना किसी स्ट्रीम में, वो हमेशा ब्रेक ले लेते हैं। तो यहाँ हो सकता है ऐसे ब्रेक मिल जाए, या आप
क्लियर ना कर पाए, छोटे बच्चे हैं, तो किसी तरह से भी आपको ब्रेक मिल सकता है। अब यही बात अगर हम करें कि जो कैरियर वाले हैं, कैरियर ओरिएंटेड है, अब यहाँ पर लियो साइन जो है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है आपको कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो जाएं। अब यहाँ पर शनिदेव जो है नौकरी के कारक हैं, जब दृष्टि डालेंगे 5वें घर पर, तो यानी कि वो आपका नेगेशन करते हैं नौकरी का। हो सकता है आप नौकरी खुद ही चेंज करना चाहें, क्योंकि यहाँ से शनिदेव जो 8वीं घर पर अपनी 10th एस्पेक्ट डालेंगे, तो इसका मतलब है कि आपका 5th हाउस और 8th हाउस दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे यहाँ पर। और 8वां घर जो है वो किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रेस दे सकता है आपको। अब यहाँ पर आप चेंज करते हैं नौकरी, कोई अपॉर्चुनिटी आती है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि वो लाभ भाव में बैठे हैं, डेफिनेटली वो आपको फ़ायदा भी दे देंगे। ऐसी नहीं कि वो आपको फ़ायदा नहीं देंगे, क्योंकि अभी जो जुपिटर है वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो 12th हाउस से जुपिटर जो है वो आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, जो कि एक नौकरी का कारक है। और यहाँ से जो जुपिटर है एक्सपैंड भी कर सकते हैं, तो आप जॉब चेंज करना चाहेंगे तो आपके लिए वो फ्रूटफुल माना जाएगा। सैटर्न यंगस्टर्स के लिए, जो लोग शादी करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि 5th हाउस हमारा लव अफेयर्स का होता है। तो जहाँ जब 5th हाउस और 8th हाउस, क्योंकि मार्स के नक्षत्र में अभी शनिदेव, और 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है, जुपिटर यहाँ से बैठकर आपके 9th एस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी काम को करना है तो दोहरा गोचर होता है तो वो इजी हो जाता है। यहाँ लव मैरिज के पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज होती है। अरेंज मैरिज की मैं बात नहीं करी, जो चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये यंगस्टर्स के लिए टाइम सही रहेगा, क्योंकि सैटर्न धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहा है अभी। ये रहेगा अभी 13 मार्च तक। मार्स आज से लेके 13 मार्च तक धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो हमें मंगल के रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि उसकी लॉर्डशिप मंगल के पास में है। तो अब आपके घर में देखिए कि लॉर्डशिप कहाँ मिली है, 1st हाउस को और 8th हाउस को आपको मंगल की लॉर्डशिप दे दी। अब मंगल की प्लेसमेंट कहाँ है आप ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आज की जो डेट है, यहाँ मंगल 2nd हाउस में है। 2nd हाउस मतलब हमारी स्पीच का है, हमारी फैमिली है, हमारी एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी है। मंगल भाई का भी कारक है। अब ये दृष्टि जो है ये 8वें घर को दे रहा है। 8वां घर जो है ना, क्या है, थोड़ा स्ट्रेस देता है, डिस्प्यूट हो सकता है, तो एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी को लेके ब्रदर के साथ में डिस्प्यूट करा सकता है ये मंगल आपका। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको कंट्रोल करके चलेंगे तो आपको उस चीज़ का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब यही मंगल अगर कहीं और बैठ जाता है, ये मंगल आपका आके बैठ गया 10th हाउस में, तो देखिए 10th हाउस जो है, सैटर्न भी हमें बोल रहा है सेपरेशन जॉब से दिखा रहा है, मंगल वहाँ आकर 10th हाउस में बैठेगा तो कहीं ना कहीं और प्रोबेबिलिटीज़ को बढ़ा देगा इवेंट को करने में। तो इसी तरह से जिस भी भाव में मंगल जाएगा, आप देखिए कि उसके जो है कारक तत्वों को वो बढ़ा देगा। 1 by 1 आप हर हाउस, अगर आपको डेफिनेटली नॉलेज है कि किस घर के क्या सिग्निफिकेंस हैं, तो आप बहुत आसानी से इस तरह से चीज़ों को समझ जाएंगे कि प्लैनेटरी पोजीशन जो मार्स की होगी वो कंबाइन करके सैटर्न के साथ में क्या फल देगी। ओवरऑल मैंने आपको सैटर्न का सारा बता दिया। मार्स का, तो ये मार्स आपका 1st और 8th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। 2nd इसकी पोजीशन आपके इसके साथ में कहाँ जुड़ती है वो आपको देखना होगा, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि पहला घर आप है और 8वां घर जो है वो बहुत सारी नेगेटिविटी को भी लेकर चलता है अपने साथ में। पॉजिटिव तो है लेकिन कुछ हद तक नेगेटिविटी भी है, तो 13 मार्च तक आपको थोड़ा सा अटेंटिव होकर चलना। अब इसके बाद में यही जो शनिदेव हैं
अपना नक्षत्र बदल लेंगे और वो 14 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2024 तक ये जाएंगे आपके शतभिषा नक्षत्र में, जिनके लॉर्ड हैं राहु और इनका गुण है राक्षस गुण। तो राहु जो है ये वैसे भी शनि देव की तरह बिहेव करते हैं, तो ये जब शनि और राहु मिल जाएंगे तो जो प्रवृत्ति है इसकी, वो राक्षस प्रवृत्ति जो है उसको बढ़ा देगा। तो जो चीज़ें हैं आपकी वो बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव के साथ में चीज़ें चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव आपके 11th हाउस से बैठकर 1st हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं, जहाँ ऑलरेडी राहुदेव बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये जो पीरियड है आपका उतार चढ़ाव को दिखाएगा। अब राहु जिस राशि में बैठते हैं वो उसी के फल देते हैं, क्योंकि राहु जो है वो अपने तो कोई गुण धर्म है नहीं। तो अब जो राहु मंगल की राशि में ही तो बैठे हैं, तो मार्स के ही इफेक्ट आके कंटिन्यू होंगे, बढ़ाएंगे। जो जो बातें हम मंगल से रिलेटेड हम अगर सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें ये मिलेगा, तो वो उनमें कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब यही शनिदेव जब तीसरा नक्षत्र बदलेंगे अपना, वो 6 अप्रैल से लेकर लास्ट 23 मार्च, जब तक शनिदेव 11वें नंबर राशि में है, ये रहेंगे पूर्व भाद्रपद। और वो नक्षत्र का लॉर्ड बनते हैं जुपिटर, और वो उनका जो गुण होता है वो मानव होता है। तो इस वक्त आपको बहुत अच्छे फल, जो मैक्सिमम गुड रिजल्ट हैं, वो सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो 3rd फेज में सबसे अच्छा मिलेगा। 1st फेज तो वैसे ही 3 मंथ्स का है, छोटा सा टाइम पीरियड है। बाकी का जो टाइम पीरियड है वो राहु का है, तो राहु के साथ में बहुत सारी एडवर्स सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा। बट जब जुपिटर के नक्षत्र में आ जाएगा सैटर्न, और जुपिटर के साथ में मैंने बोला कि शनिदेव के कॉर्डियल रिलेशन है वो उनकी जुपिटर की, क्योंकि वो देव गुरु है, शनिदेव उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो आपको अब यहाँ पर अब जुपिटर की प्लेसमेंट तब तक वैसे भी 22/4 से एरीज में ही आ जाएगी। जब पूर्व भाद्रपद आएगा तो ऑलरेडी ये जुपिटर जो है वो यहाँ चल रहे हैं, क्योंकि जुपिटर 22/4/23 को ऑलरेडी उन्होंने एरीज में आ जाना है। तो आपको यहाँ पर शनि और जुपिटर के रिजल्ट्स जो हैं वो इसी साल से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। बट जब जुपिटर एग्जैक्टली बैठ जाएंगे, अभी तो दृष्टि पड़ रही होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि जब 1st हाउस में पड़ेगी तो राहु के साथ जुपिटर भी वहाँ विराजमान होंगे 22/4/23 से। लेकिन जब जुपिटर अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे तो वो वहाँ आकर बैठ भी जाएंगे। तो बैठने से जो क्या है, इनका कंजंक्शन बन जाएगा, सैटर्न जुपिटर का और राहु का। तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा, जिसको कहते हैं आपकी कर्म को लेके भी बढ़ेंगी, आपको उसमें एक्सपेंशन मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं हम रेमेडीज़ की, कि एरीज लग्न वालों को, मेष राशि वालों के लिए रेमेडीज़ क्या अच्छी रहेंगी। देखिए, सबसे पहले तो शिव मंत्र बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए करना, क्योंकि आने वाले टाइम में शनिदेव राहु के नक्षत्र में जाएंगे, जब शतभिषा में जाएंगे, तो काल भैरव का मंत्र बहुत अच्छा रहेगा। एरीज वालों के लिए 11th हाउस का लॉर्ड बाधकेश बनता है, तो ये मंत्र जाप करने से क्या होगा कि आपकी जो बाधाएं हैं वो जो हैं दूर होंगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इनके लिए अच्छी है, क्योंकि जो शनि है वो वायु तत्व है, और क्योंकि यहाँ पे जब वो मंगल के नक्षत्र में है तो ये 8वें घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ब्रीदिंग प्राणायाम, जिसको हम कहते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी भी आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो ये रेमेडीज़ अगर आप करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। एरीज वालों के लिए ये जो गोचर है शनिदेव का लाभ भाव से, हम कह सकते हैं ये मिला जुला रहेगा। वैसे लाभ भाव में देखते हुए हम कहेंगे बहुत अच्छा है, बट जब नक्षत्र बदलते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट असर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, टॉरस लग्न। टॉरस लग्न वालों के लिए आप देख रहे हैं कि मंगल उनके 10th हाउस में है,
10th हाउस कर्म स्थान, जहाँ बैठेंगे वहाँ तो बढ़ोतरी करेंगे ही करेंगे। तो क्या होगा आपको यहाँ पर, आपको सबसे इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है कि आपका कार्य क्षेत्र एक्सपैंड होगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो समझिए आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल 12वें घर का और 7वें घर जो कि हमारा बिजनेस का हाउस है। अगर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो क्योंकि ये 12वां घर फॉरेन कंट्री है और राहु यहाँ बैठे हैं, तो राहु का यहाँ आना और शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ना कहीं ना कहीं चीज़ों को बढ़ाएगा भी। ठीक है, अब वो मेष राशि है तो जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी ज़रूर कर देगा, बट डेफिनेटली आपको बिजनेस में ग्रोथ दिलाएगा। यहाँ से सैटर्न जब अपनी तीसरी दृष्टि से जब एरीज को देखेगा, जो कि आपके टॉरस लगन वालों के लिए 12th हाउस में जाती है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ लोनलीनेस उसकी तरफ जो है आप जाना चाहेंगे। आपका थोड़ा मेडिटेशन की तरफ रुझान हो जाएगा ज़्यादा। आपको चैरिटी करनी चाहिए, हॉस्पिटल में चैरिटी करिए तो आपके लिए जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। कहते हैं ना, आप जितना देते हैं उसमें दुगना चौगना आपको मिलेगा, तो यहाँ आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है करना। इसके बाद में आप इस सैटर्न की दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस पे। अब देखिए 4th हाउस जो है ये माता का है, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी मदर की सेहत का ध्यान रखना है। आपका घर के अंदर अपना कुछ रेनोवेशन करना चाहते हैं तो बेटर पोस्टपोन कर दीजिए अभी, क्योंकि जब तक आप कोई और पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको मंगल का ना मिल रहा हो तब तक बेटर है ना करें। आपको आपकी गाड़ी है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। वाहन का कारक डेफिनेटली वीनस है। अब हो सकता है जब वीनस ये यहाँ पर आए और सैटर्न भी यहाँ से देख रहा हो, उस टाइम पे आप अपना चेंज करना चाहें, अपना वाहन, आप नई गाड़ी खरीदना चाहे बाइक खरीदें, आप वो भी कर सकते हैं। अब सैटर्न की दृष्टि जो है यहाँ से आपके सप्तम भाव में जा रही है, 10वीं दृष्टि। रिलेशनशिप इश्यूज़, अगर ऑलरेडी मैरिड है तो ध्यान रखिए, क्योंकि ये मंगल की राशि है और मंगल और शनि आपस में फ्रेंडली नहीं है। आप अपने मित्र के घर को देखेंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पर उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप अपने दुश्मन राशि के घर को देखेंगे तो आप उसको सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे। तो रिलेशनशिप ऑलरेडी है तो आप ध्यान से उसमें चलिए। हाँ, यहाँ से एक काम हो सकता है कि जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, क्योंकि शनि 7वां घर शादी का है और जुपिटर अभी यहाँ से बैठकर अपनी 9th एस्पेक्ट भी 7th हाउस को देख रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। जुपिटर यहाँ पर अभी 22 अप्रैल तक रहेगा, तो 22 अप्रैल तक आपकी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका कोई रिश्ता आ जाए, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसको आप शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मंगल की बात कर रहे थे हम, तो डेफिनेटली मंगल यहाँ पर आपका 12वें घर का और 7वें घर का लॉर्ड बनता है, तो क्योंकि 7 और 12 यानी कि ये स्पाउस और ये हमारा एक्सपेंडिचर या कहें सेपरेशन का है, तो इसीलिए रिश्तों में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंगल की पोजीशन बताएगी आपको एग्जैक्ट कि आपको कहाँ से किस घर के द्वारा ध्यान रखना है। पहले घर में मंगल है, आप खुद ध्यान दीजिए अपने आप कि मुझे कैसे बिहेव करना है। सेकंड में है तो फैमिली इश्यूज़ है, स्पीच पे ध्यान रखिए। थर्ड है तो डेफिनेटली आपके एक्शंस हैं। फोर्थ है तो हो सकता है मदर की तरफ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लड़ाई झगड़ा ना हो। यहाँ पर आप जाते हैं तो बच्चे हैं या कोई आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना पढ़ रहे हो। छठा है तो हो सकता है आप सिंपली काम में ही बिजी रह रहे हैं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं स्पाउस पे, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी तरह से आपके अलग अलग भाव में जहाँ मंगल बैठेगा वहाँ से आपको मंगल के रिजल्ट्स जो है, जो सैटर्न मंगल के नक्षत्रों में है उसके हिसाब से टॉरस वालों को देखने होंगे। आप टॉरस हैं और सेकंड जो इसकी राशि है वो 6th हाउस में फॉल करती है और 6th हाउस हमारा जॉब का है।
नौकरी का होता है और यहाँ पर केतु विराजमान है। तो केतु का काम क्या होता है? काटना। तो आप प्रेजेंट जॉब से हट कर जो ट्रांजिट में और जो हमारे जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उसके हिसाब से आप, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें घर पर है, 12वां घर फॉरेन का है, और आप ये देखिए नौकरी के लिए आप फॉरेन कंट्री जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको नौकरी के चांसेस हैं या हायर स्टडीज़ के, क्योंकि 9th हाउस हायर स्टडीज़ का है, वो भी हमारा इसकी सैटर्न की लॉर्डशिप उसको मिली है। तो ऑन दी होल फॉरेन कंट्री के लिए जिन्होंने ट्रैवल प्लान किया हुआ है सेटलमेंट का, जॉब के लिए, घूमने के लिए, वो 1 साल का टाइम बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। टॉरस वालों के लिए जो रेमेडीज़ हैं, महीने में एक बार आप 1 दर्जन केले जैसे लेकर मंदिर में जाएं और वहाँ दान कर दें। नारियल का दान आपके लिए अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र का पाठ आप करेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। ये रेमेडीज़ आप टॉरस वाले कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन वालों के लिए। देखिए मिथुन लगन वालों के लिए अभी ढैया चल रही थी उनकी, क्योंकि जो शनिदेव थे वो उनके 8वें घर से थे, जिसको हम कहते हैं कंटक ढैया। पिछला 2.5 साल उनके लिए थोड़ा टफ रहा होगा, क्योंकि 8वें घर से बीमारी देखी जाती है, स्ट्रेस देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इस चीज़ को फेस करना पड़ा होगा कि वो बार बार उनको बीमार होते होंगे, उनको अपनी सेहत का जो है वो ध्यान रखना पड़ा होगा, क्योंकि पिछला था। अब वो ढैया ख़त्म हो गई है, तो अब ये शनिदेव 9th हाउस में आ गए। तो 9th हाउस में शनिदेव भाग्य भाव में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि जहाँ बैठते हैं शनिदेव वहाँ की वृद्धि करते हैं। तो यहाँ से आपको शनिदेव के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हम कहते हैं कि भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको कहीं दूर यात्रा करनी है, आपको कोई लॉन्ग ट्रैवल करनी है, तो उसके लिए आपको फ़ायदा रहेगा। धार्मिक स्थान, आप कोई स्पिरिचुअल प्लेस आप जाना चाहते हैं तो वहाँ आपको बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा। शनिदेव यहाँ से आपके लाभ भाव को देखेंगे और आपके ये 3rd हाउस को देख रहे हैं और ये आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं। अब यहाँ से इन्होंने 3रे भाव को, 6ठे भाव को और इन्होंने 11वें भाव को एक्टिवेट कर दिया। अब ये शनिदेव अगर आप कंपटीशन में हैं, आपको यहाँ से आपको, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको लाभ दिलाएंगे, आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। आप किसी इंटरव्यू को अटेंड करने जाएंगे तो वो हमको चंद्र की पोजीशन डेफिनेटली देखनी पड़ेगी उस वक़्त की किस दिन आपका इंटरव्यू है। वो अदरवाइज़ आपके लिए हम कहेंगे कि ये आपके लिए लाभकारी होगा, आपका फ्रूटफुल होगा, आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम ये देखते हैं कि अब मंगल यहाँ पर आपका 11वें भाव का, 6ठे भाव का लॉर्ड बनता है। तो आपको इसमें जॉब में फ़ायदा, आपको यहाँ पर मंगल की पोजीशन डेफिनेटली थोड़ा सा मायने रखेगी, बट स्टिल जॉब के लिए बेटर है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको कोई लगता है कि मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ परेशान कर रहे थे तो यहाँ पर वो आपका इस टाइम पे सपोर्ट करने लग जाएंगे। अब शनिदेव 14/3/23 से लेके 5/4/24 यानी कि 14 मार्च 2023 से लेके 5 अप्रैल 24 तक ये चले जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में, जिनके लॉर्ड माने जाते हैं राहु। और राहु क्या है? एक राक्षस है। जो राहु है वो शनिदेव की तरह ही बिहेव करता है कि राहु और शनि जब मिल जाते हैं तो यहाँ पर अब आपको जो रिजल्ट्स अभी तो जैसे मिल रहे हैं अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन मिथुन वालों को आप देखेंगे कि जब ये नक्षत्र बदलेगा तो उसके रिजल्ट्स भी बदल जाएंगे। अब हमें राहु की प्लेसमेंट देखी होनी है। अभी राहु आपका 11th हाउस में बैठा है, बहुत अच्छा है। जब तक राहु आपका 11वें भाव में रहेगा तब तक आपको जो रिजल्ट्स हमें धनिष्ठा में मिल रहे थे, जो हम कह रहे हैं अच्छे मिल रहे हैं, वो इसी तरह से चलते रहेंगे। इसके बाद में अगर हम इसका जो नक्षत्र तीसरा देखें, जो 3rd जो
चेंज, क्योंकि कोई भी जो राशि है, कोई भी जो प्लैनेट है वो 3 नक्षत्रों से होकर गुजरता है। अब जो तीसरा नक्षत्र होगा वो इसका 6 अप्रैल 2024 से 28 मार्च 2025 तक ये पूर्व भाद्रपद लॉर्ड, जिसका जुपिटर है और जिसका गुण है मानव, उसमें रहेगा। तो आपको, क्योंकि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जो जुपिटर के साथ में सैटर्न के कॉर्डियल रिलेशनशिप है, तो ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए शनि का ये गोचर नवम भाव से हर लिहाज से अच्छा रहेगा। आपको जहाँ इसकी दृष्टि जा रही है, यानी कि शनि की अगर दृष्टि तीसरे घर पर जा रही है, तो अपने एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। मिथुन लगन वालों के लिए ये समय शुभ रहेगा। अब शनिदेव 14/3/23 से लेके 5/4/24 यानी कि 14 मार्च 2023 से लेके 5 अप्रैल 24 तक ये चले जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में, जिनके लॉर्ड माने जाते हैं राहु। और राहु क्या है? एक राक्षस है। जो राहु है वो शनिदेव की तरह ही बिहेव करता है कि राहु और शनि जब मिल जाते हैं तो यहाँ पर अब आपको जो रिजल्ट्स अभी तो जैसे मिल रहे हैं अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन मिथुन वालों को आप देखेंगे कि जब ये नक्षत्र बदलेगा तो उसके रिजल्ट्स भी बदल जाएंगे। अब हमें राहु की प्लेसमेंट देखी होनी है। अभी राहु आपका 11th हाउस में बैठा है, बहुत अच्छा है। जब तक राहु आपका 11वें भाव में रहेगा तब तक आपको जो रिजल्ट्स हमें धनिष्ठा में मिल रहे थे, जो हम कह रहे हैं अच्छे मिल रहे हैं, वो इसी तरह से चलते रहेंगे। इसके बाद में अगर हम इसका जो नक्षत्र तीसरा देखें, कोई भी जो प्लैनेट है वो 3 नक्षत्रों से होकर गुजरता है। अब जो तीसरा नक्षत्र होगा वो इसका 6 अप्रैल 2024 से 28 मार्च 2025 तक ये पूर्व भाद्रपद लॉर्ड, जिसका जुपिटर है और जिसका गुण है मानव, उसमें रहेगा। तो आपको, क्योंकि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जो जुपिटर के साथ में सैटर्न के कॉर्डियल रिलेशनशिप है, तो ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए शनि का ये गोचर नवम भाव से हर लिहाज से अच्छा रहेगा। आपको जहाँ इसकी दृष्टि जा रही है, यानी कि शनि की अगर दृष्टि तीसरे घर पर जा रही है, तो अपने एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो जितने आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे तो उतना जो आपका लाभ बढ़ेगा। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। जेमिनी लगन का जब मैं कंपाइल करती हूँ तो जो इनका ट्रांजिट है वो 9th हाउस से होता है। तो 9th हाउस हायर स्टडीज़ का है, फॉरेन ट्रैवल है, फादर का है। तो फादर का थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। आपको अगर किसी गुरु की तलाश है तो वो आपको मिल जाएगी। 9th हाउस हमारा पब्लिकेशन का होता है और 3rd हाउस जो हमारा राइटिंग का होता है। तो आप में से अगर कोई बुक लिखते हैं तो आप इस टाइम पर पब्लिश कर सकते हैं अपनी किताब को। आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि थोड़ा स्टडी होके चलें, अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा ध्यान में रखें, और अपने हेल्थ के लिए आप योगा भी कर सकते हैं। और रेमेडीज़ में मैं आपको बोलूँगी कि आप बर्ड्स को फीड करें, अन्न का दान, चाहे वो आप कहीं भंडारा है मंदिर में या गुरुद्वारे में लंगर है वहाँ दे सकते हैं, आश्रम में गुरु की सेवा कर सकते हैं, अनाथालय में आप अन्न का दान कर सकते हैं। तो ये सब आप करेंगे तो ये रेमेडीज़ आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगी। आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, गणेश मंत्रा कर सकते हैं, आप शिव आराधना कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। तो ये सब ओवरऑल ये जो है बहुत बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट कैंसर असेंडेंट, कर्क लगन। कर्क लगन के लिए सैटर्न का ट्रांजिट 8th हाउस से होगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे 7th और 8th हाउस का लॉर्ड बनता है। इनके लिए ये जो पीरियड है ट्रांसफॉर्मेशन का है, चैलेंजेस का है। मून का ट्रांजिट होता तो हम कहते कि इनकी ढैया शुरू हो गई। जिनका मून 4 नंबर राशि में लिखा है
उनके लिए ये पीरियड ढैया का होगा, लेकिन लग्न से हम ढैया को काउंट नहीं करते। तो इसलिए हम इसके इफ़ेक्ट्स को थोड़ा डिफरेंट तरह से देखेंगे, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि 8th हाउस आपके सडन इवेंट्स हैं, आपकी अर्न मनी है, आपके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है, आपके ओकल्ट यहाँ से देखा जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से देखी जा सकती है, आपको ऑडिटिंग यहाँ से देखी जा सकती है, LIC यहाँ से देखी जा सकती है। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती है। लंबी बीमारी यहाँ से हम देखते हैं, तो हम कुछ नेगेटिव भी देख सकते हैं, हम कुछ पॉजिटिव भी देख सकते हैं। हम बेसिकली कह सकते हैं 8वां घर आपको पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्मेशन का है, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर मून की प्लेसमेंट 1st हाउस में हो तो आप अपने बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन हम कह सकते हैं। अगर लगन से कनेक्शन बनता है, 5th हाउस से बनेगा तो अफेयर्स में आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो इस तरह से जो ट्रांजिट है सैटर्न का 8वें घर से कर्क का हम देखेंगे। अब इसका एस्पेक्ट जैसे कि मैंने बताया था कि लियो पे, एरीज पे और स्कॉर्पियो पे जाएगा। तो पहली दृष्टि इसकी जा रही है 10th हाउस पे। अब 10th हाउस जो है प्रोफेशन का है, आपका नेम फेम है। 2nd हाउस आपकी मनी है और स्कॉर्पियो है आपका पास्ट लाइफ कर्मा। सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तो आपको अच्छे फल मिले जाएंगे इस बार। अच्छी नहीं है आपके चार्ट में तो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगा। सैटर्न की दृष्टि 10th हाउस पे पड़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये आपको सेपरेट करेगा अपनी जॉब से। जुपिटर का ट्रांजिट अभी ये 9th हाउस में 22 अप्रैल को ये आ जाएंगे एरीज राशि में। तो ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ से इसकी दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 2nd हाउस पे पड़ेगी। सैटर्न की ऑलरेडी यहाँ पड़ रही है। जुपिटर इस हाउस में जब आ जाएंगे, सैटर्न की दृष्टि पड़ रही होगी, तो दोहरा गोचर प्रोफेशन को लेके चेंजेस देखे जा सकते हैं। सैटर्न क्योंकि अलगाव का कारक है तो हो सकता है आप जॉब चेंज करें यहाँ पर, उसकी बहुत पॉसिबिलिटी है। या आपको अपनी ही फॉर्म में रिकग्निशन मिल सकती है। आप बिजनेस में हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा इसका। धनिष्ठा नक्षत्र में जब तक है सैटर्न, यानी कि मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल यहाँ पर आपका 10th हाउस का और 5th हाउस का लॉर्ड भी बनता है। तो आपको डेफिनेटली 5th हाउस और 10th हाउस के जो इफ़ेक्ट्स हैं धनिष्ठा नक्षत्र में होते हुए बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मंगल की प्लेसमेंट डेफिनेटली मायने रखती है आपके चार्ट में, और सैटर्न की भी कहाँ बैठा है। बट ट्रांजिट के हिसाब से आपको जॉब चेंज देख सकते हैं, आपको कहीं लव अफेयर के चांसेस हो सकते हैं, यू कम अक्रॉस विद समबडी। अब जैसे ही ये राहु के नक्षत्र में जाएगा, अब राहु की प्लेसमेंट डेफिनेटली मंगल में ही है तो आपको रिजल्ट्स को कैरी ऑन करेगा। अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो यहाँ आप बेनिफिट देख सकते हैं, क्योंकि जब भी सैटर्न और जुपिटर 10th हाउस को देखते हैं या वहाँ से गुजरते हैं तो आपको अवार्ड रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। तो 10th हाउस से रिलेटेड नेम फेम गेन आपको डेफिनेटली मिलेगा। केतु बैठा है आपका 4th हाउस में, तो ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपका घर चेंज करवा सकता है, गाड़ी चेंज करवा सकता है। आप चाहेंगे कि मैं नया घर ले लूँ या नई गाड़ी ले लूँ, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर कैंसेरियंस के लिए देखने को मिलती है। जुपिटर यहाँ से 2nd हाउस को देखेगा, 4th हाउस को देखेगा और 6th हाउस को देखेगा। तो नेचुरली वो आपका 2nd हाउस को एक्टिवेट करेगा, 4th हाउस को एक्टिवेट करेगा और 6th हाउस को एक्टिवेट करेगा। 2nd हाउस और 6th हाउस को एक्टिवेट करने का मतलब है आपका कैरियर, मनी हाउसेस। तो मॉनेटरी गेन हम यहाँ पर देख सकते हैं, वो जॉब चेंज के थ्रू ही हम देख रहे हैं। रिलेशनशिप को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा,
सैटर्न यहाँ से 10th एस्पेक्ट जो डाल रहा है, अगर आपका लव अफेयर है तो यू बेटर टेक केयर ऑफ दैट कि कहीं ब्रेकअप ना हो जाए। ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि 5th और 8th है यहाँ पर कॉम्बिनेशन में, 5 और 8 है। और लग्न चार्ट में कहीं ये आपका प्लैनेट जो है 12th हाउस से जब गुजरेगा, अगर हम मंगल की बात करें जो अभी जो फ़िलहाल जो ऑलरेडी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 5, 8 और 12 को एक्टिवेट करेगा। तो एनी काइंड ऑफ लॉस, आई कैन से जॉब का लॉस, रिलेशनशिप लॉस, ये हम देख सकते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। कैंसेरियन के लिए और जो मैं रेमेडीज़ बताना चाहूँगी वो है कि आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें, चाहे वो जिम की क्लास हो, चाहे वो कोई इंटरेक्शन हो किसी किस्म का, वो अच्छा रहेगा। और लॉर्ड शिवा ऑफ एनी काइंड आप उसकी जो है पूजा कर सकते हैं। फास्टिंग की रेमेडीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी क्योंकि सैटर्न यहाँ से आपके 2nd हाउस को देखता है और 2nd हाउस हमारा खान पान का है। तो आप अगर फास्ट करते हैं, यानी कि एक दिन अपने आप को खाने से सेपरेट करते हैं, तो आपको जो इस घर के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका, खाने पीने से कहीं कोई प्रॉब्लम हो वो आपको नहीं होगी क्योंकि दृष्टि इसकी जो जा रही है सैटर्न की 5th हाउस पे, वो हमारा स्टमक का हाउस है। तो अगर हमारा खाना पीना सही नहीं होगा तो डेफिनेटली वो हमारे स्टमक को इफ़ेक्ट करेगा क्योंकि वो 8th हाउस बीमारी के घर से गुज़र रहा है। ये हमें नहीं भूलना है। सो बेटर है हफ्ते में एक बार फास्ट करिए ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। योगा करिए, जिम करिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जॉब में और घर में बैलेंस बना के ज़रूर रखिए ताकि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम ना हो। अपने फाइनेंसेस को भी आपको देखना है कि वहाँ पर आपके खर्चे ना बढ़े और किसी किस्म का भी आपको कोई जो स्पेकुलेशन है, गैम्बलिंग है, उससे ध्यान रखना है क्योंकि 5th हाउस हमारा स्पेकुलेशन का है, शेयर ट्रेडिंग का, 8वां गैम्बलिंग है, लॉटरी है। तो इन चीज़ों का आपने केयरफुली आपने इन्वेस्टमेंट करना है, या अगर आपने डे ट्रेडिंग करना है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि कहीं आपको कोई लॉस ना हो जाए। आपको अपने नेटल सैटर्न की पोजीशन का ज़रूर ध्यान रखना है। मास कहाँ से गुज़र रहा है जिस टाइम, जैसे अभी तो आपका मंगल इस टाइम धनिष्ठा नक्षत्र में ये रहेगा 17 जनवरी से 13 मार्च तक। तो 13 मार्च तक तो यू कैन ऑलवेज टेक बेनिफिट ऑफ 5th, 8th एंड 11th हाउस। चाहे वो गैम्बलिंग है, चाहे वो लॉटरी है, चाहे वो स्पेकुलेशन, शेयर ट्रेडिंग है, वो आप उस फॉर्म में किसी में भी आप उसके फ़ायदे ले सकते हैं। पर जब इसकी मूवमेंट 12वें घर में आ जाएगी मंगल की पोजीशन, तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा 5th हाउस और 8th हाउस और 12th हाउस। तो आपको वो उसमें लॉसेस दे सकता है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो इस तरह से प्लैनेट की पोजीशन के हिसाब से आपको अपना कोई भी जो एक्शन है वो लेना है। रेमेडीज़ में एक रेमेडी और मैं कह सकती हूँ कि आप विष्णु सहस्त्र का पाठ भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगी। सो कैंसर असेंडेंट के लिए ओवरऑल चैलेंजिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़ा सा आपको संभल के चलना है ड्यू टू 8th हाउस। कोई अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है तो उसको अभी से आपको ध्यान रखना है कि वो बढ़े ना। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, जिम करें, कोई भी आप एक कंसिस्टेंट एक अपनी एक्टिविटी ज़रूर चूज़ कर लीजिए। दैट इज़ एडवाइस फॉर कर्क लग्न।